अभी हमने पढ़ा था संगठन का अर्थ, उसकी विभिन्न प्रकार, जिसमें हमने 2 प्रकार पढ़े थे कि संगठन 2 प्रकार का होता है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन के बारे में हमने पढ़ा था कि यह एक जानबूझकर बनाया गया संगठन होता है जो बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। हर संगठन के अपने कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियाँ होती हैं। संगठन के इस प्रकार में आज हम पढ़ेंगे कि औपचारिक संगठन के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक लाभ और एक हानि। तो किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो हमें किस प्रकार से बेनिफिशियल रहेगी या हमें उससे किस प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो आज हम औपचारिक संगठन के लाभ या इसके गुण क्या हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। औपचारिक संगठन का पहला लाभ कि इसके माध्यम से हम दूरगामी, जटिल और बहुआयामी लक्ष्य सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम फॉर्मेलिटी में किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर सकते। इसके लिए हमें संगठन को बनाना पड़ता है। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होता है। इसीलिए हमें औपचारिक संगठनों का निर्माण करना होता है। प्रत्येक कार्मिक के अधिकार, दायित्व और सीमाएं निश्चित होने से समन्वय प्रक्रिया सरल हो जाती है। जैसा कि हमने समझा था कि औपचारिक संगठन की सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि यह जानबूझकर बनाया हुआ होता है और इसमें कार्य का स्पष्ट विभाजन होता है। कार्य का स्पष्ट विभाजन होने से प्रत्येक कर्मचारी को या कार्मिक को ये पता होता है कि उसे क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना। जब कार्य का विभाजन स्पष्ट होता है तो अकाउंटेबिलिटी भी स्पष्ट होती है, और जब अकाउंटेबिलिटी स्पष्ट होती है तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा लाभ जो होता है कि इसमें पक्षपात और द्वेष बिल्कुल भी नहीं होता। हर व्यक्ति को निश्चित कार्यों को करना आवश्यक होता है। संगठन के सभी कार्यों को गति प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को, हर कार्मिक को क्या कार्य करना है ये स्पष्ट रूप से पता होता है। इसमें किसी भी कार्य में रुकावट आने या विफल रहने पर जवाबदेहिता निश्चित की जा सकती है। मशीन, मनुष्य, सामग्री और वित्त और तकनीक सहित सभी संसाधनों का समुचित उपयोग औपचारिक संगठन में ही संभव है। संगठनात्मक कुशलता, प्रभावशीलता और उत्पादकता के कारण भी यह संगठन सफल रहता है। कानूनी आधार, स्पष्ट कार्य और स्थायित्व के कारण इस प्रकार के संगठनों में प्रायः निश्चितता बनी रहती है। औपचारिक नियमों और व्यवस्थाओं में विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है, अतः कार्य में कुशलता भी आती है और तकनीकी रूप से वो कार्य अधिक सक्सेसफुल होता है। इस संगठन की कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे कि इसमें औपचारिकता अत्यधिक होती है, मानवीय महत्व को भुला दिया जाता है और मानव को एक निर्जीव संरचना का ही एक हिस्सा मान लेते हैं। इस प्रकार के संगठनों में मानवीय संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि ये संगठन मशीनी स्वभाव के होते हैं या मशीनी स्वभाव अपनाते हैं। इसके कारण इसमें पहल क्षमता, प्रेरणाओं और नवाचारों का अभाव रहता है। औपचारिक संगठनों में सामान्यतः नौकरशाही के दोष पनपने लगते हैं, जैसे पद का अहंकार, लाल फीताशाही आदि। औपचारिक संरचना कार्य की व्यवस्था और शीघ्र और अनौपचारिक संचार प्रणाली में बाधा भी उत्पन्न करती है। अत्यधिक कठोर नियम, अधिकार और दायित्व का कार्य की व्यवस्था के कारण कार्मिक कई बार झुकने को तैयार नहीं होता, अतः संघर्ष भी बढ़ने लगता है। बहुधा अधिकार और सत्ता का व्यक्तिगत हितों और संबंधों के आधार पर दुरुपयोग भी किया जाता है। इन संगठनों के कार्मिक
नियम, व्यवस्था और प्रक्रिया के इतने आदी हो जाते हैं कि वे मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं को भूल जाते हैं और कानून ही सर्वोपरि माना जाता है। इस प्रकार के संगठनों में यानी औपचारिक संगठनों में प्राय जड़ता और कठोरता का समावेश होता है, जो और परिवर्तन का विरोधी होता है। विशिष्टता के कारण कार्मिकों के दृष्टिकोण छोटे हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। इन प्रकार के संगठनों में सामान्यतः उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न स्तरीय कार्मिकों के संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति दिखाई देती है।